हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आरिफ शेख। मैं आज आपके लिए लाया हूं मॉड्यूल 2 एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। उसका सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। देखो स्टूडेंट्स, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं शॉर्ट में बना रहा हूं ताकि आप लोगों को सारे पॉइंट्स में कवर कर सकूं। इसके अंदर एग्ज़ाम्स का भी टाइम है। लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी इन इंडिया। देखो, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी इन इंडिया में कब अनाउंस हुआ था? 28 जुलाई 2000। प्लीज़ ये डेट याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव्स में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या फीचर्स है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी के? सबसे पहला पॉइंट है रिफॉर्म। रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस। क्या चेंजेस लाया है देखो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी में? एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बढ़ाना है कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर कंट्री, एग्रीकल्चर देश है वो, तो हमारा मेन सोर्स एग्रीकल्चर ही है। उसको बढ़ाने के लिए उन लोग ने ये जो जो एफर्ट्स दिए हैं, ये सारे पॉइंट्स में हम लोग कवर करेंगे। तो रिफॉर्म्स इधर दिया है कि इंडिया देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। आज हमारे इंडिया में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर काफ़ी ज़्यादा है। पॉलिसी एम, इस पॉलिसी का एम है अंडरटेक रिफॉर्म्स एम्ड एट रेजिंग देयर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, हमें फार्मर्स को आगे बढ़ाना है ताकि कोई भी फार्मर सुसाइड ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमा सके इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले उनके लिए गवर्नमेंट्स क्या देना चाहती है? तो देखो फर्स्ट पॉइंट में दिया है बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड एंड वेस्टेज लैंड्स अमंग द अनएम्प्लॉयड यूथ एंड लैंडलेस फार्मर। के जितने भी इंडिया के अंदर ऐसे ही लैंड्स पड़े हैं जो कोई काम के नहीं हैं, तो उसको, उस लैंड को वो लोग यूज़ करेंगे खेती के लिए, एग्रीकल्चर्स के लिए, और उसको प्रोवाइड करेंगे अनएम्प्लॉयड यूथ को एंड लैंडलेस फार्मर, जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको देंगे ताकि वो अपना रोज़गारी चला सके। टेनेंसी रिफॉर्म टू रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द टेनेंट्स। देखो क्या होता है ना, टेनेंट्स मतलब रेंट पे लेने वाला। तो क्या होता है, कभी कभी रेंट पे लेने वाला ज़मीन तो रेंट पे ले लेता है, लेकिन होता क्या है प्रॉब्लम्स के, जब खेती अच्छी हो जाती है, सब हो जाता है, तो उसके बाद उसको उस खेती से, रेंट से हटा दिया जाता है कि सामने वाले को जब उसका एग्रीकल्चर देख के उसकी नीयत बदल जाती है। तो क्या होता है कि ऐसा ना हो। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने टेनेंसी राइट्स भी दिया है कि टेनेंट्स को इतना जल्दी कोई निकाल सकता नहीं है। टेनेंसी रिफॉर्म भी लाया है ताकि आप रेंट पे भी अच्छे से लेके उसको यूज़ कर सकते हो। रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन राइट्स ऑन लैंड्स। ठीक है, पहले सिर्फ इंडिया में लड़कों को ही हिस्सा मिलता था ज़मीन में, अब गवर्नमेंट ने बोला है कि वुमेन्स ऑल्सो हैव अ राइट्स ऑन लैंड। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये रिफॉर्म्स का पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स में क्या क्या बदलाव लाया है? तो इस एग्रीकल्चर पॉलिसी के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी ऑन मटेरियल्स, जैसे कि जो टैक्स लगाया जाता था गवर्नमेंट द्वारा फार्म मशीनरी, इम्प्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, प्रोसेस एंड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा वुड बी इवेलुएट मतलब कि उसको भी बदलेंगे, चेंज करेंगे एज पर दिस पॉलिसी। एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर? मटेरियल के ऊपर। कौन सा मटेरियल? फार्म मशीनरी एंड इम्प्लीमेंट्स, जो मशीन काम आने वाली है फार्मर्स को वो। फर्टिलाइजर्स, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब खेती होने के बाद, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पे जो गवर्नमेंट चार्जेस लगाती थी उसको अब वो लोग बदलेंगे, कम करेंगे। तो दिस मेजर्स वुड बी टेकन, क्यों लिया गया? टू एंश्योर दैट एग्रीकल्चर कम्युनिटी डज नॉट सफर एन अकाउंट ऑफ रेगुलेटरी बर्डन ऑफ पेइंग द टैक्सेस। बराबर, तो ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को टैक्स का बर्डन ना हो गवर्नमेंट के द्वारा। प्राइवेट पार्टिसिपेशन। देखो गवर्नमेंट तो एग्रीकल्चर्स के लिए काम करता ही है, गवर्नमेंट पॉलिसी बना ही रहा है, तो वो चाहता है कि साथ में प्राइवेट सेक्टर्स भी उसके साथ जुड़कर, ठीक है, वो दोनों भी मिलकर देश में एग्रीकल्चर्स खेती को जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत और स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे उसकी। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन आने से क्या होगा? देखो प्राइवेट सेक्टर्स को प्रॉफिट चाहिए होता है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में कमाने के लिए वो अच्छे से अच्छी पैसा इन्वेस्ट करेगा, मशीन लाएगा, टेक्नोलॉजी करेगा, इनोवेशन लाएगा, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सके। तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द सेक्टर इज एनकरेज एंड इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, प्राइवेट वाले जो है वो अपने ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट पे भी ले सकते हैं, लैंड लीजिंग अरेंजमेंट, गवर्नमेंट उनको लीज पे भी दे सकता है ज़मीन, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सके। इट वुड हेल्प इन फास्ट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर आएगा तो सबसे पहला टेक्नोलॉजी लाएगा। राइजिंग कैपिटल इनफ्लो, पैसा सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। प्रोवाइड एश्योर मार्केट फॉर सर्टन क्रॉप, फिर क्रॉप्स की कमी
नहीं होगी मार्केट्स के अंदर, अच्छे से अच्छे क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगेंगे। तो होप आप लोगों को समझ में आया तीनों पॉइंट्स। अभी 4th पॉइंट्स पे आते हैं हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से एग्रीकल्चर डेवलप नहीं होता। एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बोलोगे सर क्या आ सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर पॉइंट में, द पॉलिसी सीक टू बिल्ड अप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट फास्टर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा एग्रीकल्चर डेवलप होगा। देखो इसीलिए वो लोग ने हाई प्रायोरिटी दिया है किसको, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को। लाइट जाती है ना बार बार, तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी करो ताकि लाइट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा मोटर चलेगा। मोटर चलेगा तो पानी वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में यूज़ कर सकेंगे। इट ऑल्सो सजेस्ट द पब्लिक सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट नीड टू बी इंक्रीज। पब्लिक सेक्टर का जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। कहाँ पर, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द रूरल कनेक्टिविटी, रोड्स बनाने में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एक गांव को दूसरे गांव से कनेक्ट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को एक जगह से मार्केट दूसरे मार्केट में पहुंचा सके। तो आप लोगों को मैंने यहाँ 4 पॉइंट्स बताया। फर्स्ट है रिफॉर्म, सेकंड है टैक्स रिफॉर्म, प्राइवेट पार्टिसिपेशन, और 4th है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। 5th है रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट्स। ठीक है, देखो रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट्स क्या है कि जब हम देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम तक स्टेट क्रॉस करने के लिए उनको काफ़ी टाइम चला जाता है। पेपर चेकिंग होता है, गुड्स चेकिंग होता है, तो उसके वजह से डीले प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है। तो डीले प्रोसेस ना हो तो गुड्स मार्केट तक नहीं पहुंचता, बराबर ना। तो इस पॉलिसी में ये बताया गया है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी होगा विद इन द कंट्री। तो उसको क्या कर दो, यस रिमूव कर दो ओवर अ टाइम। रिमूवल ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन वुड एंश्योर दैट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द मार्केट प्राइस। उससे डिमांड सप्लाई मेंटेन रहेगा और मार्केट प्राइस में कभी भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, इन्फ्लेशन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, डेयरी। देखो फार्मर किसान भाई जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं करते, खेती के साथ वो एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, भेड़ बकरी वो सब भी पालते हैं, ठीक है, पोल्ट्री मुर्गी भी पालते हैं, दूध भी बेचते हैं, डेयरी भी बेचते हैं। ये उनका पैसिव इनकम होता है। पैसिव इनकम मतलब एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो करते हैं, ठीक है। तो दिस पॉलिसी फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री को भी, पोल्ट्री को भी, डेयरी, एक्वाकल्चर, फिशिंग वगैरह वो सब, जिससे वो एग्रीकल्चर भी कर सके, उसके अलावा वो एक्स्ट्रा काम भी कर सके। तो इट वुड हेल्प इन ब्रिंग डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एंड जनरेट सरप्लस आउटपुट विच कैन बी लेटर एक्सपोज, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस, यस इंश्योरेंस तो बहुत ज़रूरी होता है। कभी क्रॉप फेलियर्स हो गया, कभी बाढ़ आ गई, कुछ हो गया तो किसान भाई के जो लगाए हुए पैसे हैं वो काफ़ी नुकसान हो जाएंगे, इसीलिए इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। द पॉलिसी सजेस्ट फॉर्मेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। द स्कीम वुड कवर ऑल फार्मर क्रॉप्स अक्रॉस द कंट्री। ये स्कीम से क्या होगा, विल गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल रिस्क इन्वॉल्व इन डिफरेंट एग्रीकल्चर ऑपरेशन, एग्रीकल्चर करने में इंक्लूडिंग प्राइस फ्लक्चुएशन। कभी कभी होता है ना कि प्राइस इतना कम हो जाता है कि मार्केट में, कि जिसकी वजह से फार्मर्स को उसका कॉस्ट भी कवर नहीं होता, जिसकी वजह से मार्केट में फार्मर्स को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है। इसीलिए वो प्राइस फ्लक्चुएशंस को भी कवर करेगा। इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस ऑफ क्रेडिट लोन, ठीक है, यस फार्मर्स को सबसे पहले ज़रूरत होती है क्रेडिट की। अगर फार्मर्स को सफिशेंट और टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट मिलता रहेगा, किसको, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को, तो वो जल्दी से जल्दी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फास्ट करेगा। फॉर दिस पर्पस इट फोकस ऑन ग्रोथ ऑफ द इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट स्पेशली इन रूरल एरिया। तो गवर्नमेंट का ये एफर्ट्स है कि सबसे ज़्यादा वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्स, बैंक को सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में खोले ताकि वो सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर सके फार्मर्स को कम ब्याज पे। तो होप आप लोगों को स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।